गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज़ भेज दी थी और मैंने कहा था आपको जितना आता है इसमें आप करिए और जो बचेगा उसको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आज पूरा ही चैप्टर उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। छुट्टी हो रही है, लगातार बरसात हो रही है जिसके कारण आपके यहाँ छुट्टी हो जा रही है, तो जब छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो वैसे 3 दिन का गैप है पर तब भी आपको चैप्टर्स ज़्यादा कवर करने हैं, तो उन सबको मैं इसी तरह कवर कराता रहूँगा। 15-15, 20-20 मिनट में आपका हर एक चैप्टर रिवाइज करा दूंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, चलिए चैप्टर्स पर आते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम था आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को आपको मैंने स्कूल में ही पढ़ाया था और मैंने कहा था इस चैप्टर को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप से कल इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी थी। जिन्होंने लगाया है तो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं लगाया है एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके पहले लगाइएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले ही क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो मैंने इस चैप्टर में आपको 3 यूनिफिकेशन बताए हैं। पहला तो हो गया जर्मन यूनिफिकेशन, दूसरा है आपका इटली यूनिफिकेशन और तीसरा है आपका ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो ये 3 यूनिफिकेशंस मतलब देशों के यूनिफिकेशंस आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से। ये तीनों लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, पर इसको शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द आर्किटेक्ट, मतलब किसके द्वारा जर्मन यूनिफिकेशन एकदम सजाया गया था, या फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन से अगर आप बात करते हैं तो जर्मन यूनिफिकेशन सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कब से कब तक चला। तो जो जर्मन यूनिफिकेशन चला वो 1866 से लेकर आपका 1870 तक चला। ठीक है, 1866 टू 1871 तक, 1871 तक आपका जर्मन यूनिफिकेशन चलता है। फिर मैंने कहा जर्मन यूनिफिकेशन में हो क्या रहा था, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में कई सारे लोग थे। ठीक, जिसमें प्रशिया, याद रखिएगा प्रशिया, एक के नाम प्रशिया, और जो प्रशिया का आपका चांसलर था जिसका नाम था ऑटो बेन बिस्मार्क। ठीक है, तो प्रशिया का चांसलर जिसका नाम था ऑटो बेन बिस्मार्क, उसके द्वारा इस बेसिकली यूनिफिकेशन को मतलब एक तरह से यूनिफिकेशन उसी के द्वारा किया गया था। तो प्रशिया का जो आपका प्रशिया का जो आपका चांसलर था, या फिर कह सकते हैं प्रशिया का जो चीफ मिनिस्टर था, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो बेन बिस्मार्क के द्वारा इसको पूरा बनाया गया था। और मैंने कहा कि क्या हुआ था इसमें, तो प्रशिया जो थी वो 3 अलग अलग देशों से लड़ रही थी। उन देशों का नाम मैंने कहा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों देशों से लड़ रही थी। और लास्ट में आपने देखा फिर क्या होता है कि यहां पर जो आते हैं जिनका नाम है आपका विलियम फर्स्ट लास्ट में खुद को क्या कह लेते हैं, एज अ किंग प्रोक्लेम्ड कर लेते हैं, मतलब खुद को एज अ किंग बना लेते हैं। और कहां पर होती है इनकी सेरेमनी, तो वर्साइल्स में इनकी सेरेमनी होती है। तो फिर से एक बार पूरा जर्मन यूनिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं कि जर्मन यूनिफिकेशन बेसिकली कहाँ हुआ था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन है जिसके आर्किटेक्ट किसको जाना जाता है, तो आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है ऑटो बेन बिस्मार्क को। कब से कब तक चला था, तो 1866 से लेकर 1871 तक चला था। ऑटो बेन बिस्मार्क किससे संबंधित है, तो ऑटो बेन बिस्मार्क प्रशिया से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा किसके अगेंस्ट हो रहा था, तो मैंने कहा ये 3 देश थे जिसके अगेंस्ट 7 साल की वॉर चली थी। 7 साल की वॉर चली, जिसके बाद प्रशिया जीतता है। और प्रशिया जब जीत जाता है तो कौन वहां का किंग बन रहा है, इंपरर कौन बन रहा है, तो विलियम फर्स्ट वहां के इंपरर बन रहे हैं। जो उनकी सेरेमनी कहां पर हो रही है, तो सेरेमनी हो रही है वर्साइल्स में। ठीक है, तो ये जर्मन यूनिफिकेशन से पूरा आपको याद रखना है कि जर्मन यूनिफिकेशन इस प्रकार हुआ था। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। मैंने कहा कौन सी ऐसी ट्रीटी है, कौन सा ऐसा समझौता है जिससे ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जाना गया। तो ये मैंने आपको ग्रीक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बताया है। हो क्या रहा था इसमें, तो इसमें ग्रीक पर एक एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट ये वार चल रही थी ग्रीक के लोगों की। और इसके बाद 1832 में, कब, तो 1832 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसके द्वारा ही ग्रीक को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। तो दो चीजें याद रखनी है, पहला कि ग्रीक वॉर किससे कर रहा था, तो ग्रीक की वॉर चल रही थी अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर चल रही थी तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज भी देखने को मिले थे, पर यहां से केवल इंपॉर्टेंट चीजें जानते चलेंगे। मैंने कहा एक ट्री होती है, ट्रीटी कब हो रही है, तो आपकी 1832 में ट्रीटी हो रही है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। दूसरी चीज जानना है कि ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन कब हुआ था, तो स्टार्ट कब हुआ था, तो 1921 में आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। किसके खिलाफ, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। किस ट्रीटी से वो इंडिपेंडेंट होता है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और कब हो रही है, तो 1832 में हो रही है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, हु वाज द प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। अभी इससे पहले बताया जर्मन यूनिफिकेशन किससे संबंधित है, तो जर्मन यूनिफिकेशन आपका संबंधित है ऑटो वैन बिस्मार्क से। ठीक है, तो जर्मन यूनिफिकेशन आपका संबंधित है ऑटो वैन बिस्मार्क से। और मैंने कहा ऑटो वैन बिस्मार्क के द्वारा क्या हो रहा है, तो ऑटो वैन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनिफाइड किया जा रहा है। 7 साल की लंबी वॉर चल रही है 3 कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी, तो ऑस्ट्रिया है, प्रसिया है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस। इनके साथ लगभग 7 सालों की वॉर चलती है, जिसके बाद विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट अपने आप को लगभग 1871 में एज अ एम्परर प्रोक्लेम्ड करता है। और मैंने कहा इसकी सेरेमनी कहां होती है, तो इसकी सेरेमनी हो रही है आपकी वर्साइल्स में। तो ये भी पूरा आपको याद रखना है, जर्मन यूनिफिकेशन का ये क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली। यंग इटली का फाउंडर कौन था, तो मैंने बताया है आपको यंग इटली। पहले तो यंग इटली से पकड़िए, और यंग इटली का फाउंडर है जोसेफ मैजिनी। अब जोसेफ मैजिनी से मैंने क्या क्या बताया है, जोसेफ मैजिनी से मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं जो याद रखना है। पहला कि जोसेफ मैजिनी का जन्म कहां हुआ था, तो जेनेवा इटली में हुआ था। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जोसेफ मैजिनी का जो जन्म हुआ था जेनेवा इटली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, इनके द्वारा 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी अलग है और अंडरग्राउंड सोसाइटी अलग है, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई गई थी, जिसका नाम था, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। ठीक, यंग इटली की बात करेंगे तो ये बनाई गई थी आपकी यंग इटली बनाई गई थी वर्साइल में, और ये बनाई गई थी बर्न में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, यंग इटली, यंग यूरोप बर्न में थी और यंग इटली वर्साइल्स में बनाई गई थी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक, तो जोसेफ मैजिनी से क्या याद रखना है, देखिए मैंने कहा जोसेफ मैजिनी के द्वारा अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई गई थी यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक, उसके बाद दूसरा याद रखना है, इनका जन्म हो रहा जिनेवा इटली में। एज द एज ऑफ 24, जब ये 24 साल के थे तो इनको सेंट टू एक्साइल, मतलब देश निकाला मिल गया था। ठीक, क्यों, इनके रिवॉल्यूशनरी एक्ट के कारण। और इन्होंने जोसेफ मैजिनी ने ही एक अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी, या फिर कह सकते हैं सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे, जो कौन सी थी, कार्बोनरी। ठीक है, ये सब आपने अपनी कॉपी में लिख रखा है, एक बार रिवाइज करिएगा तो सभी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। मैंने क्या बताया, मैंने कहा जोसेफ मैजिनी के बारे में अगर आपको जानना है, तो जोसेफ मैजिनी का जन्म हुआ था कहां पर, तो जन्म हो रहा है जिनेवा इटली में। ठीक है, उसके बाद दूसरी इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। तीसरा, एट द एज ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एक्साइल, मतलब जब 24 साल के थे तो इन्हें देश निकाला दे दिया गया था। और फिर लास्ट पॉइंट बताया मैंने कि ही वाज द सीक्रेट मेंबर ऑफ कार्बोनरी, मतलब कार्बोनरी में एक सोसाइटी थी जिसके मेंबर भी थे। तो इतना आपको जोसेफ मैजिनी से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Which event is known as a जुलाई रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूं कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको हम जुलाई रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर आपका बी सही है, 1830 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। 1830 जुलाई 1830 26 जुलाई 1830 को फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको हम जुलाई रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द टर्म ज़ोल्वेरियन, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है कि ज़ोल्वेरियन किससे संबंधित है। तो ज़ोल्वेरियन क्या है, तो ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन का मतलब है कहीं ना कहीं व्यापार संघ है। ठीक,
अब ये इसमें क्या हुआ था याद रखिएगा, मैंने कहा जुल्वेरियन फॉर्म हो रहा है 1834 में। कब फॉर्म हो रहा है? तो जुल्वेरियन फॉर्म हो रहा है आपका 1834 में। और मैंने आपको बताया बेसिकली क्या कर रहे थे, ये टैरिफ बैरियर्स को कम कर रहे थे। टैरिफ बैरियर्स क्या मतलब, एक देश से, एक राज्य की सीमा से अगर दूसरे राज्य की सीमा तक जाना है, बैरियर्स लगते हैं, उसमें आपको पैसा देना पड़ता है, तो इसको कम करने की बात हो रही थी, जिससे व्यापार बढ़ेगा। और दूसरी चीज में बताई इन्होंने क्या किया, करेंसीज को 32 अलग अलग करेंसीज थी, जिसको चेंज कितने में कर दिया, मात्र 2 करेंसीज में चेंज कर दिया। और जुल्वेरियन के द्वारा रेलवे नेटवर्क को भी बेहतर बनाने का काम किया गया था, जिससे व्यापार और बेहतर तरीके से हो सके। तो जुल्वेरियन क्या है? जुल्वेरियन एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन का मतलब है कि व्यापार संघ है। कब फॉर्म होता है? तो 1834 में इसे बनाया जाता है। क्या काम करता है? तो टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करने का काम करता है। क्या रिड्यूस किया? तो करेंसीज को इसने रिड्यूस किया, 32 से मात्र 2 करेंसीज बना दी, और रेलवे नेटवर्क को भी आगे बेहतर बनाने का काम करता है। तो ये था जुल्वेरियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं, पूरा ऑप्शन के साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच कंट्री होस्टेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। तो वियना कांग्रेस ऑफ 1815 मैंने आपको बहुत बार बताया है, और मैंने कहा ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें वियना कांग्रेस ऑफ 1815 पूछी नहीं जाती है। तो वियना कांग्रेस क्या है? तो मैंने कहा वियना कांग्रेस में 4 अलग अलग कंट्रीज थी, वो आपस में एक साथ आकर किसी को हराने का काम कर रही थी। तो किसको हराने का काम कर रही थी? तो नेपोलियन को हराने का काम कर रही थी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया 4 कौन कौन सी कंट्री है? तो मैंने आपको पहली कंट्री का नाम बताया ब्रिटेन, और मैंने कहा बाकी 3 को ईया से याद रखिएगा। मतलब ब्रिटेन के साथ थी प्रसिया, उसके साथ था रशिया, प्रसिया, रसिया और प्रसिया है, रशिया है और ऑस्ट्रिया। ये 4 ऐसी कंट्रीज थी जो यूरोपियन, जो आपका वियना कांग्रेस होता है उसमें साथ आती हैं, और साथ आकर कहीं ना कहीं मतलब नेपोलियन को हराकर अपने देश को नेपोलियन से आजाद करने का काम करती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कितनी कंट्रीज, तो पहले तो चारों कंट्रीज के नाम याद रखने, ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया। कब हो रही है वियना कांग्रेस? तो 1815 में हो रही है। आखिर होस्ट कौन कर रहा था? तो आपके ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है, आपके ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि ये होस्ट किसके द्वारा की गई थी? तो ऑस्ट्रिया के द्वारा इस वियना कांग्रेस को होस्ट किया गया था, और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मैटरनिक, जिसके द्वारा इसे होस्ट किया जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने वियना कांग्रेस से क्या बताया? वियना कांग्रेस बेसिकली 4 पावरफुल कंट्रीज एक साथ आ रही हैं, और एक साथ आने के बाद क्या कर रही है? नेपोलियन को डिफीट या हराने का काम कर रही है। मतलब नेपोलियन हार गया है, अब कैसे रूल किया जाए इसके बारे में बात करनी है। तो 4 कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पहली कंट्री ब्रिटेन, बाकी ईया से याद रखना है, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कौन होस्ट कर रहा था? तो होस्ट करने का काम कर रहे हैं आपके ऑस्ट्रियन चांसलर, जिनका नाम है ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो वियना कांग्रेस से आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द, देखिए ये क्वेश्चन भी आपने नहीं किया होगा, हु वाज द लीडर ऑफ रेड शर्ट इन इटली। तो इटली के यूनिफिकेशन में किसका योगदान था? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इटली के यूनिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो इटली के यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो था गरीबिल्डी का। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रेड शर्ट इन इटली के रूप में किसे जाना जाता था? तो रेड शर्ट इन इटली के रूप में गरीबिल्डी, गरीबिल्डी, जोसेफ गरीबिल्डी का नाम है, जो इटली यूनिफिकेशन में जिन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्हीं का सपोर्ट किया गया था, पीजेंट्स वगैरह के द्वारा ये सपोर्ट कर रहे थे, और जिसके कारण इटली यूनिफाई हो पाया था। और लास्ट में विक्टर इमैनुअल सेकंड एज अ किंग वहां के नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो मैंने कहा रेड शर्ट इन इटली के रूप में किसे जाना जाता है? तो गरीबिल्डी को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया जा रहा है 1848। तो डेट भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, 18 में 1848 को आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था। तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था,
बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ पर बात करने के लिए, बट मात्र एक साल में 31 मई 1849 को इसको बैन कर दिया गया था, मतलब कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंक दिया गया था, मतलब अब ये नहीं चलेगा। ठीक, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बनाया गया था, तो 18 मई 1848 को, और कब इसे बैन कर दिया गया था, तो 31 मई 1849 को। पार्लियामेंट का क्या काम होता है, तो पार्लियामेंट मोनार्की की पावर को कम करके जस्टिस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कम कर दिया गया था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि सब मोनार्की, ऑब्वियस सी बात है, राजा नहीं चाहेगा कि हमारी पावर कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वाज द किंग ऑफ सर्दिनिया पिडमेंट हु लेड द इटालियन यूनिफिकेशन। कौन है किंग, तो मैंने आपको अभी बताया कि विक्टर इमैनुअल सेकंड, उधर विलियम फर्स्ट थे जर्मनी यूनिफिकेशन में, इधर इमैनुअल सेकंड हैं आपके कौन, इटली के यूनिफिकेशन में। तो इटली के यूनिफिकेशन में बहुत लोगों का योगदान मिलता है। इटली के यूनिफिकेशन में आपको मैजनी का नाम भी मिलेगा, इटली के यूनिफिकेशन में आपको काउंट डी कैमिलो केवर का नाम भी मिलेगा, पर जो मुख्य नाम है इटली के यूनिफिकेशन में वो नाम है आपका गरीबल्डी का। तो गरीबल्डी का नाम आपको याद रखना है कि गरीबल्डी के द्वारा ही यूनाइट किया गया था लोगों को, और यहां पर एक थी टू सिलीज, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिलीज, हाँ, किंगडम ऑफ टू सिलीज को हराकर कहीं ना कहीं गरीबल्डी ने अपना शासन किया था, और उसके बाद विक्टर इमैनुअल सेकंड एज अ किंग ऑफ इटली के रूप में जाने गए थे। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज विच एमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन। ये भी एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, और एक बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा है कि कौन सा समय रिवॉल्यूशंस के लिए स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता था, तो आपका 1848 का जो समय था, स्प्रिंग मतलब रिवॉल्यूशनरीज के लिए बहुत अच्छा समय माना गया। ठीक है, क्योंकि 1848 में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, देश बदल रहा है, यूनिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन कौन सी ईयर को माना जाता है, तो 1848 को आपका स्प्रिंग टाइम ऑफ बेसिकली स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है। और अगर इसमें बात करेंगे कि स्प्रिंग टाइम क्यों कहा जाता है, तो मैंने कहा स्प्रिंग मतलब बसंत का समय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय रिवॉल्यूशंस अपनी चरम सीमा पर थे। ठीक है, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे अपनी डिमांड को लेकर राजा के सामने खड़े हो रहे थे, और उनकी डिमांड कहीं ना कहीं पूरी भी की जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना इन 1815। तो मैंने कहा डिफीट ऑफ नेपोलियन। मैंने कहा क्यों हो रही है ट्रीटी ऑफ वियना, मैंने कहा 4 कंट्रीज हैं, फटाफट अपने दिमाग में लाइए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया। जो ऑस्ट्रियन चांसलर है ड्यूक मेटरनिक के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, और किस लिए, डिफीट ऑफ नेपोलियन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ प्रिंट्स विजुअलाइजेशन अ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सबसे पहला, जैसे ही आपने चैप्टर स्टार्ट किया, और जो सबसे पहली फोटो बनी है उसी के बारे में बात हो रही है, और ये फोटो बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरे के द्वारा। तो दिमाग में रखना, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक कमरा ऐसे बना हुआ है, अलग अलग नेशन वाले लोग हैं जो इस कमरे से बाहर जा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, उनका यूनिफिकेशन हो जा रहा है, मतलब उनको एक कंट्री मिल जा रही है। ठीक है, तो इसको बनाने का, इस मैप को बनाने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेडरिक सोरे के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं बताया है, पर पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिजल्ट ऑफ बाल्कन वॉर्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए आखिर ये बाल्कन वॉर्स है क्या। तो बाल्कन वॉर्स क्या है, मैंने कहा इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो एक साथ आती हैं और ऑटोमन एम्पायर को हराने का काम करती हैं। अब कौन कौन सी कंट्री हैं, तो जैसे ग्रीस है आपकी, ग्रीस तो आपने सुना ही है। उसके बाद दूसरी कंट्री आपकी है बुल्गारिया, ठीक, ग्रीस है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, उसके बाद आपकी मॉन्टेग्रो है, मॉन्टीनेग्रो है। ठीक है, तो ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो ये सब एक साथ आकर किसको हरा रही हैं, तो ये सब एक साथ आकर डिफीट कर रही हैं किसको, ऑटोमन एम्पायर को। और इसी ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से उखाड़ फेंकने का काम इस बाल्कन वॉर्स में किया गया था। दूसरी चीज, बाल्कन वॉर्स को किस और रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा बाल्कन वॉर्स को बेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब कहा जाता है कि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके सबसे मुख्य कारण जो था ये बाल्कन वॉर ही था।
ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। मैंने कहा बाल्कन वार्स में क्या हो रहा है, तो बाल्कन वार्स में ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से उखाड़ फेंका जा रहा है 4 अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, जिसका नाम है ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो। और मैंने कहा इस जो बाल्कन वार्स हुई थी इसमें 4 ऐसे देश थे जिनके द्वारा ऑटोमन एम्पायर को हराया जा रहा है, और इसको कहीं ना कहीं माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही कारण बनता है। ठीक है, तो इतना भी आपको बाल्कन वार से ये दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एमंग फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैंने कहा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मैजनी भी मिलेंगे, गरीबल्डी भी मिलेंगे, काउंट डी कैब्रो मिलेंगे, पर ये जो मैटरनिक है ये वियना कांग्रेस से संबंधित है। आपको 100 बार बताया कि मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक, और ड्यूक मैटरनिक क्या है, चांसलर थे आपके, कहां के, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जिन्होंने होस्ट किया था आपकी वियना कांग्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नेपोलियनिक कोड एम्फेसाइज। ये देखिए नेपोलियन कोड ऑफ 1804 आ गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। क्या कहता है नेपोलियन, तो मैंने इसमें क्या क्या बताया एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मैंने इसमें बताया है कि हम एक नेशन बनाएंगे, नेपोलियन का कहना था कि हम एक नेशन बनाएंगे, उसके बाद सर्फडम और कहीं ना कहीं सर्फडम, सर्फडम का मतलब है दासत्व को खत्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर करेंगे, हम कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करेंगे। तो यही इसका सही आंसर है कि नेपोलियन कोड क्या एम्फेसाइज कर रहा है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपको नहीं बताया और ये भी एक बार पूछा गया। देखिए इसीलिए पढ़ते रहते हैं तो नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो हर नए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। होली अलायंस, ठीक है, होली का मतलब है पवित्र और अलायंस का मतलब है गठबंधन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ होली अलायंस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन सी होली अलायंस की पार्ट थी, तो फिर वही कहा ईया याद रख लीजिए। ऑस्ट्रिया, रसिया और प्रसिया, ये 3 ऐसी कंट्रीज थी जो होली अलायंस की पार्ट थी। मतलब जो होली अलायंस का मतलब है पवित्र गठबंधन बनाया गया था, उसमें 3 कंट्रीज साथ थी, ऑस्ट्रिया, रसिया और प्रसिया। ठीक है, मतलब तीनों ईया वाली कंट्रीज किसके साथ थी, तो होली अलायंस में साथ थी। कब बन रहा है होली अलायंस, तो बन रहा है आपका 1845 में, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। होली अलायंस कब बनाया जा रहा है, तो 1845 नहीं, 1815 में होली अलायंस बनाया जा रहा है आपका 1815 में, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, क्यों बेसिकली होली अलायंस बनाया जा रहा था, तो होली अलायंस बनाया जा रहा है आपके रसिया के किंग, रसिया के जो किंग है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फर्स्ट के द्वारा, रसिया के किंग अलेक्जेंडर फर्स्ट के द्वारा इस होली अलायंस को बनाया जा रहा है कंजर्वेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए। कंजर्वेटिव्स का मतलब है कि जो पुरानी विचारधारा को मानते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस होली अलायंस को बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर से पूरा होली अलायंस समझते हैं। होली अलायंस क्या है, तो होली अलायंस कब बनाया जा रहा है, तो 1815 में इसका गठन किया जा रहा है बेसिकली। उसके बाद 1815 में और क्या हो रहा था, तो वियना कांग्रेस हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा होली अलायंस में कौन से 3 कंट्रीज हैं, तो ऑस्ट्रिया, रसिया और प्रसिया, ये 3 कंट्रीज हैं। इसको मतलब होली अलायंस को बनाने का काम कौन कर रहा है, तो रसियन किंग जिनका नाम है अलेक्जेंडर फर्स्ट, उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, तो कंजर्वेटिव्स को बढ़ाने के लिए, मतलब कोलिशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव थॉट को मानते हैं उनको एक साथ लाने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 गेव राइज टू, तो भैया 1789 किसको राइज दे रहा है, तो नेशनलिज्म, इसके बाद हम यही तो पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, विच कंट्री वाज डिस्क्राइब द सिक मैन ऑफ यूरोप, तो मैंने कहा किसके कारण ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, पर 4 अलग अलग देशों ने मिलकर इसको यूरोप से खदेड़ दिया, तो इस कारण सिक मैन ऑफ यूरोप के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑटोमन एम्पायर को जाना जाता है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। उसके बाद मैंने कहा व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रिफर्स टू, और ये चैप्टर स्टार्ट किया और चैप्टर स्टार्ट के शुरुआत में ये हेडिंग लिखाई है, पहली यूटोपिया और दूसरी एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अ सिस्टम रूल विद अनलिमिटेड पावर, अ सिस्टम बेस्ड ऑन इलेक्शन, अ सिस्टम रूल विद अनलिमिटेड पावर। मैंने कहा गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगी, एक अनलिमिटेड पावर होगी, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी जो भी चीजें कहलाएंगी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अनकंट्रोल्ड पावर हो जाएगी, वैसी गवर्नमेंट को कैसी गवर्नमेंट कहेंगे, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जोसेफ गरिबल्डी, तो मैंने कहा किससे संबंधित है, तो जोसेफ गरिबल्डी आपके इटली के यूनिफिकेशन से संबंधित है। इसका मतलब ये कौन
कौन हो गए, तो इटालियन रिवॉल्यूशनरीज हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीक्रेट सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई मैजनी। देखिए याद रखिएगा, मैंने कहा सीक्रेट सोसाइटी तो कॉरबॉन्ड्री, और अगर मैंने कहा कि अंडरग्राउंड सोसाइटी, तो अंडरग्राउंड सोसाइटी यंग इटली है, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी यंग यूरोप है मैजनी के द्वारा। तो मैजनी के बारे में भी मैंने शुरुआत में पढ़ा है कि जिनेवा इटली में इनका जन्म होता है 1807 में। उसके बाद इनके द्वारा 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई जा रही है, यंग यूरोप एंड यंग इटली। उसके बाद तीसरे पॉइंट में बताया, एट द एज ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल बाय हिज रिवॉल्यूशनरी एक्ट। और फिर लास्ट पॉइंट आपको बताया कि मैंने कहा ही वाज द मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड कार्बोनरी, तो सीक्रेट सोसाइटी का नाम कार्बोनरी हो गया। ठीक है, उसके बाद इन विच ईयर वाज इटली यूनिफाइड। अच्छा, ये भी याद रख लेगा कि इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, कितने सालों के बीच हुआ, और आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन कितने सालों के बीच हुआ। तो अगर इटली के यूनिफिकेशन की बात करते हैं, इटली के अगर यूनिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने कहा इटली जो बेसिकली यूनिफाइड हो रहा है वो हो रहा है 1871 में। इसका मतलब है कब, तो इटली 1866 से लेकर 1871 तक इसका यूनिफिकेशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगर जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी आपका 1859 से लेकर 1870 तक इसका यूनिफिकेशन हो रहा है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि किसका यूनिफिकेशन कब तक हो रहा है। तो मैंने कहा आपको कि जो आपका बेसिकली जो आपका इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है वो 1866 टू 1871, और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1859 टू 1870 के बीच हो रहा है। और अब देखेंगे आप कि इटली के यूनिफिकेशन में 1861 में उसको राजा बना दिया जा रहा है, पर पूरी तरह जो यूनिफाइड हो रहा है वो 1871 में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज्ड ट्रेडिशनल मोनार्की एंड स्टेबिलिटी। तो कंजर्वेटिव्स में एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो मान रही थी कि ट्रेडिशनल मोनार्की और स्टेबिलिटी ही चलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर हु प्लेड अ मेजर रोल इन द वियना कांग्रेस। तो 100 बार बताया, मैटरनिक इज द ऑस्ट्रियन चांसलर हु प्लेज द मेजर रोल इन वियना कांग्रेस। तो इतने क्वेश्चन बात करनी है। इतने क्वेश्चन के बाद मैंने ब्रिटेन से आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, एको क्वेश्चन नहीं बताया, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो अगर आप ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें 2 चीजें, कब, अब ये आपको खुद पढ़ना है कि कब उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जाना गया, और कौन कौन सी 2 ऐसी ट्रीटीज हुई थी जिसमें 2 अलग अलग देशों स्कॉटलैंड और वेल्स को शामिल किया गया था। ठीक है, तो वो दोनों आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन आपको खुद से पढ़ना है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब धीरे धीरे इनको पढ़िएगा, आप आसानी से आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। लगभग पूरा चैप्टर मैंने घुमा के आपको बता दिया। ठीक, अब आप एक बार फटाफट चैप्टर देख लेंगे और इतने ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, इससे बाहर आपके चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। इसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है हिस्ट्री से ही आपके लॉन्ग और शॉर्ट भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपके दोनों सभी चैप्टर्स के पढ़ा दूंगा, और बाकी लॉन्ग आंसर्स आपको खुद से पढ़ने होंगे। जब तक आप कॉपी खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ आएगा नहीं, इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही।